Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. In today's lecture, we will cover the topic of stream of consciousness in the novel To the Lighthouse. So, the question arises, what is stream of consciousness? ये एक नैरेटिव टेक्निक है जो कि ह्यूमंस के या कैरेक्टर्स के नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शंस और ख़यालात को कैप्चर करती है। उस पर लाइट डालता है, ये इमिटेट करता है, शो करता है एक इंसान कि एक इंसान कैसे सोचता है। वो जंप करता है आइडियाज़ से मेमोरीज़ पे, फिर फीलिंग्स पे। ये नॉन लीनियर फ़्लो होता है। नॉन लीनियर फ़्लो मीन्स जो कि स्ट्रेट ना हो। ये टेक्निक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को फॉलो नहीं करता, जिसमें स्ट्रक्चर्ड प्लॉट होता था, फिक्स्ड पैटर्न होते थे कि ये स्टोरी इस तरह मूव करेगी, बल्कि ये कैरेक्टर के इनर एक्सपीरियंसेस को फॉलो करता है। कभी पास्ट होता है, कभी प्रेजेंट होता है, कभी फ्यूचर होता है। लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज यू आर हंग्री एंड योर थाट्स गो लाइक व्हाट शुड आई ईट, मे बी अ टोस्ट, लेकिन मेरे पास तो ब्रेड नहीं है। ओह नो। फिर आप कहते हैं कि यार आई फॉरगॉट टू बाय सम yesterday, like I forgot to buy the bread yesterday. कल तो मैं बहुत मसरूफ़ थी, मीटिंग थी सारा दिन। उफ़, आई हेट मीटिंग्स। फिर मतलब ये सारा जो है ना आपका थॉट्स इस तरह आपके जा रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं मैं पराठा खा लेना, मुझे पराठा खा लेना चाहिए। सी ऐसी ह्यूमंस या फिर हम सब ऐसे ही सोचते हैं और हमारे थॉट्स जो है ना स्ट्रीम की तरह जो है ना बहते हैं और बहते ही चले जाते हैं। Sometimes I get tired of my thoughts na, so I question, when I question myself when these thoughts will stop. This is so chaotic, but then answer comes from within कि जब तक I am sane, I am alive, these thoughts will flow and flow. चलें, coming towards the technique and the characters. मिसेस रैमसे एक इंस्टेंस पे कहती हैं, शी कुड बी हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ, एंड दैट वॉज वट नाउ शी ऑफन फेल्ट द नीड ऑफ टू थिंक वेल, नॉट इवन टू थिंक, टू बी साइलेंट, टू बी अलोन। इस कोट से हमें ये मालूम होता है कि मिसेस रैमज़े को सॉलिट्यूड और ख़ामोशी की कितनी ज़्यादा ख्वाहिश और ज़रूरत है। वो एक बिज़ी लाइफ गुजार रही हैं एज़ अ वाइफ़ एंड एज़ अ मदर। उनको कुछ स्पेस चाहिए जहाँ शी कैन बी हर सेल्फ, और वो किसी की डिमांड ना हो कि लाइक जिस डिमांड इन अ सेंस कि उनके हस्बैंड को उनकी ज़रूरत उस वक्त ना हो, उनके बच्चों को उस वक्त उनकी ज़रूरत ना हो, लाइक वो बस सिर्फ वो हों और उनका पीस हो और उनकी खामोशी हो। ये उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है, जहाँ वो जकड़ी हुई हैं अपने रोल्स की फुलफिलमेंट के लिए और हर डिज़ायर फॉर पर्सनल स्पेस टू कनेक्ट विद हर ओन आइडेंटिटी। Coming towards the next quote, they came to her naturally, since she was a woman, all day long with this and that, no one wanting this and other that, and so she had to go on and on and on. इस कोट में हमें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस टूवर्ड्स वुमेन, जहाँ उनको केयर टेकर भी होना होता है, इमोशनल सपोर्ट फॉर द फैमिली भी होना होता है, ये रिपीटिशन ऑफ ऑन एंड ऑन सेंस ऑफ रेजिग्नेशन और एग्जॉस्शन को हाईलाइट करता है। कमिंग टूवर्ड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ जेम्स, एक इंस्टेंस पे वो कहता है अपने फादर की तरफ अपने इमोशंस को इस तरह वो एक्सप्रेस करता है, हैड देयर बीन एन एक्स हैंडी और अ पोकर, any weapon that would have gashed a hole in his father's breast and killed him. And then James would have seized it.
ये इंटेंस कोट जो है जेम्स की डीप फीलिंग और गुस्से को टुवर्ड्स हिज फादर को हाईलाइट करता है। उसके थॉट्स रॉ और अनफिल्टर्ड हैं, जो कि इंटेंसिटी शिद्दत ऑफ हिज चाइल्डहुड इमोशन को जाहिर करता है, हेट्रेड को जाहिर करता है टुवर्ड्स हिज फादर, क्योंकि उसका जो फादर का बिहेवियर था वो काफ़ी कोल्ड था अपनी फैमिली और स्पेशली अपने बच्चों की तरफ। और चूँकि ही वाज यंग लिटिल बॉय, तो वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा उनको उसको समझ आ रही थी। तो ये जो उसका कहना अपने फादर के रिलेटेड, ये बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड इमोशंस हैं। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और तंग है अपने फादर से, मिस्टर रैमजे की इमोशनली अनअवेलेबल और कोल्ड नेचर से। ये थॉट जेम्स को अपने फादर के रिलेटेड अपने फादर के रिलेटेड की जो सोच है उसको पावरफुली शो करता है कि वो अपने फादर की डोमिनेंट और अपने फादर की डोमिनेंस की वजह से हेल्पलेस फील करता है। अब आते हैं मिस्टर रैमजे की इनसिक्योरिटी की तरफ। एक इंस्टेंस पे वो कहते हैं, ही वांटेड सिंपैथी, ही वाज अ फेलियर, ही सेड। इस कोट में हमें मिस्टर रैमजे की इनर इनसिक्योरिटी के बारे में मालूम होता है। वो एक फ़िलासफ़र हैं और उनकी नज़र में इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको हमेशा एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब होता है कि एक आउटर अप्रूवल या फिर रिकग्निशन। जैसे कि मिस्टर रैमजे को जब भी ये इनसिक्योरिटी फील होती है, तो वो जो है ना अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उनकी वाइफ उनको रीअश्योरेंस दिलाती है कि ही इज़ डूइंग परफेक्ट। जब तक जब उनको वैलिडेशन, जब कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन उनको मिलती है, रीअश्योरेंस उनको हासिल होती है, तब जाकर ही फील्स एट पीस। अब आते हैं लिली के आर्टिस्टिक स्ट्रगल्स की तरफ। एंड एज शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ आउटर थिंग्स एंड हर नेम एंड हर पर्सनैलिटी एंड हर अपेयरेंस, शी बिकेम पार्ट ऑफ पिक्चर, पार्ट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर। इस इंस्टेंस पे ये कोट लिली के अपने आर्टिस्टिक पैशन में खो जाने को हाईलाइट करता है कि जब वो अपने आर्ट में इतना गुम और खो जाती है कि उसका ब्रेन और बॉडी भी उस पेंटिंग के साथ जुड़ जाते हैं, जो उसके आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं या उसके कनेक्शन को ख़त्म होने को सिंबलाइज करता है, और दुनिया की सब चीज़ें उस टाइम उसके लिए पास्ट का हिस्सा बन जाती हैं। It also represents the moment when she moves beyond her societal role and becomes an independent individual. Moving towards the conclusion, the use of stream of consciousness into the lighthouse allows Virginia Woolf to delve deeply into the inner lives of her character. इसी के साथ the lecture has come to an end. If you find any ambiguity, please do not hesitate to comment down below. Thank you.